दुनिया का एकमात्र देश जिसने सकल राष्ट्रीय खुशी यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को अपनी प्राथमिकता बनाई। यहाँ देश की प्रगति और विकास के लिए जीडीपी नहीं बल्कि GNH यानी देश के लोग कितने खुश हैं इस बात से मापा जाता है। आखिरी देश जिसने अपनी देश में टीवी को लाया। दुनिया का एकमात्र देश जो कार्बन नेगेटिव है, जो आज तक किसी का गुलाम नहीं रहा। ऐसा देश जहाँ राजा ने स्वयं गद्दी छोड़ा, संवैधानिक राजतंत्र को अपनाया। आज भी सड़कों पर ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। आइए भूटान के बारे में विस्तार से जानते हैं। हिमालय की गोद में बसा भूटान, जिसे ड्रुक यूल या वज्रपात के ड्रैगन का देश भी कहा जाता है, शांति, प्रकृति, सौंदर्य और आध्यात्मिकता का अद्वितीय संगम है। इसका आधिकारिक नाम किंगडम ऑफ भूटान है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी प्रगति को धन दौलत से नहीं बल्कि सकल राष्ट्रीय खुशी यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से मापता है। यहाँ की 70% भूमि घने जंगलों से आच्छादित यानी कवर्ड है और प्राचीन मठ ऊंची चट्टानों पर स्थित है, जो इसकी सांस्कृतिक गहराई और आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाते हैं। आधुनिकता से दूर रहते हुए भूटान ने पर्यावरण संरक्षण और खुशहाल जीवन के क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है। बात करें यहाँ के राष्ट्रगान की, तो यहाँ के राष्ट्रगान द्रुक सेंदेन है। राष्ट्रीय भाषा जोरखा है। सरकार यहाँ पर गणतांत्रिक पारंपरिक राजतंत्र है। यहाँ के तत्कालीन राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है। आइए अब भूटान के प्राचीन इतिहास के बारे में जान लेते हैं। बात करें भूटान के प्राचीन इतिहास की, तो भूटान में मानव बसावट करीब 2000 साल पुराना माना जाता है। प्राचीन काल में यहाँ तिब्बती बर्मा मूल के लोग बसे हुए थे। बाद में यहाँ बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म तिब्बत से भूटान आया। इस दौरान तिब्बती राजा सोंगसेन गैम्पो ने भूटान में कई बौद्ध मंदिरें बनवाए। यहाँ पर अधिकतर लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं। भूटान में गुरु पद्म संभव का योगदान बहुत ज्यादा रहा। 8वीं शताब्दी में गुरु पद्म संभव गुरु रिनपोछे ने भूटान में वज्रयान बौद्ध धर्म की स्थापना की। उन्होंने पारो, ताकत्सांग, टाइगर नेस्ट जैसे कई महत्वपूर्ण स्थलों का निर्माण किया। भूटान का एकीकरण 17वीं शताब्दी में हुआ। 1616 में तिब्बती बौद्ध लमाओं में से एक शब्दुंग नागवांग नामग्याल ने भूटान को एकजुट किया। उन्होंने भूटान को बाहरी आक्रमणों से बचाया और जोंग यानी किले प्रणाली की शुरुआत की। उन्होंने धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को स्थापित किया। अब भूटान के आधुनिक इतिहास के बारे में जानते हैं। बात करें भूटान के आधुनिक इतिहास की, तो यहाँ पर राजशाही की स्थापना करीब 1907 में हुई थी। 1907 में उग्येन वांगचुक को भूटान का पहला राजा बनाया गया। यह भूटान में आधुनिक राजशाही का आरंभ था। राजशाही के तहत भूटान ने बाहरी दुनिया के साथ संबंध विकसित किए। भूटान कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, बल्कि भारत अंग्रेजों का गुलाम कई वर्षों तक रहा। 1910 में भूटान ने ब्रिटिश भारत के साथ पुनाखा संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भूटान की विदेश नीति ब्रिटिश भारत के नियंत्रण में आई। बाद में भारतीय स्वतंत्रता के बाद यानी 1949 में भारत और भूटान के बीच मित्रता की संधि हुई, जिसमें भूटान को स्वतंत्रता दी गई, लेकिन भारत को उसकी विदेश नीति में मार्गदर्शन का अधिकार मिला। आइए अब भूटान की थोड़ी सी राजनीति प्रणाली के बारे में भी समझ लेते हैं। शब्दुंग ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें धार्मिक नेता यानी धार्मिक प्रशासन और राजा धर्म और राज्य प्रशासन दोनों का योगदान था। आज के डेट में भूटान संवैधानिक राजतंत्र है। भूटान के राजा को ड्रुक ग्याल्पो कहा जाता है। यहाँ के प्रधानमंत्री देश का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है। 2008 में भूटान ने पूर्ण राजशाही से संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तन किया। चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक ने अपने पुत्र जिग्मे खेसर नामग्याल
वांगचुक को गद्दी सौंपते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की शुरुआत की। पहला लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित किया गया। आइए भूटान का आधुनिक महत्व जानते हैं, यानी आज के डेट में भूटान का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में जानते हैं। भूटान का इतिहास इसे एक देश बनाता है जो अपनी परंपराओं को संरक्षित करते हुए आधुनिकता को अपना रहा है। यह दुनिया का एकमात्र देश है जिसने सकल राष्ट्रीय खुशी यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को अपनी प्राथमिकता बनाया है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को सीधी भाषा में कहें तो वहाँ के नागरिक कितने खुश हैं, इस बात पर देश की प्रगति को मापा जाता है। भूटान का इतिहास इसे सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से अद्वितीय बनाता है। आइए भूटान की भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके बारे में जानते हैं। भूटान भारत और चीन के बीच स्थित है। राजधानी इसकी थिम्पू में है। लगभग 38,394 वर्ग किलोमीटर में फैला ये देश है। भूटान की जीवन शैली और अर्थव्यवस्था कृषि, पर्यटन और जल विद्युत पर आधारित है। सकल राष्ट्रीय खुशी यानी भूटान जीडीपी की बजाय GNH ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पर ध्यान देता है, जो लोगों की खुशी और समृद्धि को दर्शाता है और मापता है। देश के अधिक हिस्से में पहाड़, घाटियां और घने जंगल हैं। बात जनसंख्या और भाषा की करें तो यहाँ पर लगभग 8 लाख के करीब लोग रहते हैं। राष्ट्रीय भाषा जोंगखा है। अन्य भाषाएं भी यहाँ पर बोली जाती हैं। यहाँ पर बहुसंख्यक लोग बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय को मानते हैं। बात करें पहनावे की तो पुरुष वहाँ पर घो और महिलाएं कीड़ा पहनती हैं। भूटान में सेचू नामक बौद्ध त्योहार बहुत ही ज्यादा प्रमुख है। भूटानी मठ जैसे पारो ताकचांग टाइगर नेस्ट विश्व प्रसिद्ध है। बात अगर पर्यटन की करें तो भूटान अपनी हरित पहाड़ियों, शांत वातावरण और बौद्ध मठों के लिए जाना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण पारो तक्चांग, यह मठ चट्टानों पर बना हुआ है। राजधानी में भूटान की आधुनिकता और परंपरा का संगम देखा जा सकता है। पुनाखा जोंग भूटान की वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। भूटान दुनिया का एकमात्र देश है जो कार्बन नेगेटिव है। इसका अर्थ है कि भूटान जितना उत्पादन करता है उससे कई अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। प्लास्टिक बैग पर पहला प्रतिबंध 1999 में लगाया गया था। हालांकि 2005 और 2009 में इसे दोबारा लागू करने के बावजूद विकल्पों की कमी के कारण यह सफल नहीं हो सका। कचरा प्रबंधन की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए 2019 में इस प्रतिबंध को फिर से सख्ती से लागू किया गया। नागरिकों को जागरूक करने के लिए घरेलू कैरी बैग, जूट बैग और हाथ से बने बैग जैसे विकल्पों को प्रोत्साहित किया गया। भूटान में सार्वजनिक स्थानों जैसे सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और सड़कों पर धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों का उपयोग प्रतिबंधित है। धूम्रपान करने वालों के लिए कुछ विशेष क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं जहां वे धूम्रपान कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें 3 से 5 साल की सजा हो सकती है। भूटान को इसकी प्राकृतिक सुंदरता, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और आध्यात्मिक जीवन शैली के लिए पूरी दुनिया में सराहा जाता है। भूटान का यह तथ्य आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। भूटान में 1999 में पहली बार टीवी की शुरुआत हुई थी। इससे पहले यहाँ टीवी पर पूरी तरह प्रतिबंध था, क्योंकि सरकार को आशंका थी कि यह देश की बौद्ध जीवन शैली को प्रभावित कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि पहला प्रसारण 1998 में फ्रांस में हुए फीफा वर्ल्ड कप फाइनल का किया गया था।